उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव के परिणाम की हो या फिर मैया योजना को लेकर होने वाले कार्यक्रम की, इस योजना की टीआरपी फिलहाल हाई दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तराजू में मैया सम्मान योजना का पलड़ा अब तक सबसे भारी रहा है। चुनाव के बाद भी मैया सम्मान योजना का पलड़ा झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। रांची में 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, जहां सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच मैया सम्मान की बढ़ी राशि की पहली किश्त जारी करेंगे। नामकुंभ में होने वाले कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सियासी तलवार भी खिंचती हुई दिख रही है। बीजेपी ने महिलाओं को कड़ाके की ठंड में रांची बुलाने पर सवाल उठाए हैं, तो जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उदाहरण के लिए अब साहिबगंज से जो महिलाएं आएंगी, कितना खर्च पड़ेगा? वो महिला अकेले तो नहीं आएगी, महिला का कोई ना कोई तो साथ में रहेगा। तो ये 2500 रुपये देंगे नहीं, 2500 रुपये से खर्चा करवा देंगे भाई। प्रसन्नता पूर्वक, पूरी खुशी से, पूरे उत्साह और उमंग से उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं, तो बेचैनी हो जा रही है। अरे कुछ तो जनहित की बातें कीजिए, और जहां बोलना है वहां बोलते नहीं हैं आप लोग। विपक्षियों को सलाह दूंगा कि कम से कम झारखंड और झारखंडी हित की बातें करें। मैया योजना को देखते हुए वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि भी 1000 से बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने सभी योजना की राशि बराबर करने की मांग की है। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी दिया गया है। तो सरकार की नीयत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है भाई। सबको 2500 कर दीजिए ना, विधवा को भी कर दीजिए, वृद्ध को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। हमने वादा किया है कि हम इनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। आने वाले दिनों में हम सरकार अपने फैसले लेती है और सरकार ये फैसला लेगी कि उनके पेंशन में भी वृद्धि की। अब नेताओं के बजाय योजनाओं की टीआरपी हाई नजर आ रही है। कुल मिलाकर मैया योजना की 2500 रुपये की राशि दूसरी योजनाओं पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मैया सम्मान योजना को लेकर रांची के खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। दरअसल इससे लेकर आर्मी की ओर से ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन आर्मी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यक्रम इसी ग्राउंड में होगा। आज जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ब्रीफिंग के लिए पहुंचे तो पूरे रास्ते को आर्मी की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। इससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की गाड़ी फंस गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और आर्मी अधिकारियों ने कार्यक्रम करने की मंजूरी दे दी। बकायदा नामकुंभ ग्राउंड में ही ब्रीफिंग थी, तो तैयारी सारी सही चल रही है और मुझे उम्मीद है इवेंट काफ़ी बड़ा सक्सेस होगा। इस इवेंट चूंकि ग्राउंड आर्मी का है, तो इसके लिए इसको यूज़ करने की परमिशन आर्मी से लेनी होती है। वो परमिशन अभी विधिवत मिल चुका है और सब कुछ सामान्य है। 6 जनवरी को रांची में मैया सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, जिसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को भ्रमजाल नहीं फैलाने की नसीहत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान गोगो दीदी योजना के फॉर्म के जरिए 500 रुपए की वसूली की गई और उसे चुनाव में खर्च कर दिया गया, जिस पर राज्य सरकार जल्दी संज्ञान लेगी और इस पैसे की रिकवरी कराएगी। एक खुशी का और गर्व का पल होगा, और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस। आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। जेएमएम महासचिव की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि नाकामी को छिपाने के लिए ही जेएमएम की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने गोगो दीदी योजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जताई और इसकी जांच की मांग की है और जांच नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। हम वही बोल रहे हैं, कल के गए हम सत्ता में रहते, आप हमसे भी पूछते, और जब हम पूछते हैं सवाल जनता का तो आप तिलमिलाने लगते हैं, आप अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आज जो झामुमो प्रवक्ता ने आरोप लगाया है उसकी जांच कराए, उनकी सरकार है,
जनता को बताए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप इन्होंने गोगो दीदी योजना पर लगाए हैं उसकी जांच अगर नहीं कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी झामुमो पर कानूनी कार्रवाई करेगी। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव पर सबकी नशे हैं। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है। इस बीच झारखंड कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें सर्वे कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। चुनाव होने वाला है। 10-9 जो हमारे नगर निगम हैं, राज्य में 9 नगर निगम हैं, 10 नगर परिषद है और 19 नगर पंचायत है। तो इन जगहों पर जब चुनाव होने वाला है तो उन जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने की आवश्यकता है। वहाँ हर स्तर पर बैठक करके उनको जागरूक करने की जरूरत है और संगठन का सशक्तिकरण को जो है उसको नीचे स्तर पर हम लोगों को ले जाने की आवश्यकता है और भी मजबूती के साथ। उसी की रणनीति पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। अब नक्सली और उन्हें पनाह देने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बोकारो और हजारीबाग में एनआईए एक्शन में नजर आई। यहां कई जगहों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है। एक रिपोर्ट। नक्सलियों और उनके पनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्शन में है। अब ना नक्सली बचेंगे और ना ही उनके पनाहगार। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां एनआईए की टीम ने दस्तक दी और यहां के गोमिया प्रखंड में कुल 8 जगहों पर नक्सली समर्थकों के घर पर छापेमारी की। वहीं चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में 7 जगहों पर दबिश डाली गई। बोकारो जिले में आज एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। बोकारो जिले के 8 जगहों पर एनआईए की 8 अलग अलग टीमों ने छापेमारी कर कई जो है राज को खंगालने का काम किया है। एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान कई मोबाइल, डिजिटल उपकरण, डायरी समेत कई सामान जब्त किए। बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज सुरगियारी ने स्वीकार किया है कि एनआईए की टीमें बोकारो जिले में नक्सली संगठनों की गतिविधियों में जांच कर रही है। एनआईए की टीम के द्वारा आज बोकारो जिले में छापामारी किया गया है। उसमें बेसिकली चतरोचट्टी और गोमिया एरिया में करीब 8 टीम के द्वारा किया गया है। उसमें बोकारो पुलिस की तरफ से भी जो ताकि कोई जो रेड है उसमें कोई विफलता ना करे, कोई उन लोगों को हानि ना पहुंचे, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में भी एनआईए ने दबिश दी। फिलहाल नक्सलियों को पनाह और मदद देने वाले लोग भी एनआईए की रडार पर हैं। अब देखना है कि एनआईए इस पर किस तरह की जांच करती है। अब एनआईए ही बता सकती है कि इसमें क्या क्या एनआईए को हाथ लगी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। हजारीबाग में विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नवादा गांव में एनआईए की टीम ने दबिश दी। पूरा मामला नक्सल टेरर फंडिंग में जुड़ा हुआ है। नवादा के दिल मोहम्मद के घर पर एनआईए की टीम बोकारो और हजारीबाग पुलिस टीम के साथ पहुंची थी। कई घंटे चली छापेमारी में कई जानकारी जुटाई गई। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लैपटॉप और फोन भी जब्त किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा गांव में आज एनआईए की टीम ने जो है वो दबिश दी है। पूरा जो मामला है वो टेरर फंड का जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल अगर हम पूरे मामले की बात करें तो यह जो है बोकारो जिले से भी जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बोकारो जिले के एक गांव के रहने वाले लोधी गांव के बताए जा रहे हैं कि रहने वाले एक मिथिलेश सिंह जो है आज से विगत 20 वर्ष पूर्व एक नक्सलवाद संगठन के जो है एरिया कमांडर हुआ करते थे और उनके अंडर में काम करने वाले दीर मोहम्मद जो है उनके आवास पर जो है एनआईए की टीम ने आज छापामारी की है। दीर मोहम्मद की अगर इसमें बात की जाए तो वो जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार यह पता चल रहा है कि उनके आवास यानी जो नवादा गांव है वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की गई है जो एनआईए अपने साथ ले गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी जानकारी मिल रहा है कि मिथिलेश सिंह जो है अपने आप को सरेंडर कर चुके, क्योंकि बोकारो पुलिस भी जो है इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुई थी। देखने वाली बात होगी कि लगातार इस
तरीके से जो गिरफ्तारियां भी हो रही है या फिर कहीं सरेंडर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ऐसे में एनआईए की टीम और आगे कहां तक जाती है और भी किन लोगों का नाम सामने आता है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू नाम के माओवादी को गिरफ्तार कर लिया। यह माओवादी बोकारो के गोविंदपुर इलाके का रहने वाला है। माना जाता है कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए मजदूर संगठन समिति का इस्तेमाल करता था। इस माओवादी का लाजिम अंसारी और सौरभ के साथ भी बेहद करीबी संबंध रहा है। इस मामले में विस्तार से तफ्तीश और पूछताछ की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। पहले से केस अपने हाथ में ले चुकी सीआईडी ने एक नई एफआईआर दर्ज की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एक रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच तेज कर दी गई। मामले में सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। रातू थाने में दर्ज केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया, तो वहीं दूसरा मामला जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी में दर्ज हुआ है। वहीं मामले में साक्ष्य संकलन को लेकर विज्ञापन और लोगों से अपील भी की जा रही है। उसमें 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के द्वारा के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है। एसआईटी में सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता, सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय वन डीएसपी अमर कुमार पांडे, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया। एसआईटी गठित की है और उसमें एसपी सीआईडी निधि द्विवेदी उसका पूरा संचालन करेंगी। उसके नीचे में डीएसपी रैंक आईओ हम लोगों ने निर्धारित किया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से भी सबूत मांगे हैं, ताकि मामले की बारीकी से जांच की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और कोडरमा सदर अस्पताल की लेक्चर व्यवस्था एक बार फिर से सामने आई है। सड़क दुर्घटना में घायल करण मुंडा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर की ओर से सिर्फ दर्द और एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में ऑर्थो डिपार्टमेंट को इसे रेफर कर उसे इमरजेंसी वार्ड में ही छोड़ दिया गया, जहां 5 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मरीज को ना ही किसी अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया और ना ही किसी ऑर्थो डॉक्टर के पास भेजा गया। मामले की जानकारी न्यूज़ 18 को मिली तो न्यूज़ 18 ने पहल की और सिविल सर्जन को जानकारी दी। इसके बाद मरीज के उचित इलाज का भरोसा दिया गया। अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। कितना घंटा हो गया? अभी 10 बजे पहुंचे हैं तो 10 बजे से इधर अभी 3:30 बज गया, कुछ इलाज नहीं हो रहा है। कोई इलाज नहीं। हाँ। अब क्या बोल रहा है लोग अस्पताल में? बोल रहा है कि वो डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पर्ची दिखाओ बोल रहा है। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं है। हम दिखवाते हैं पेशेंट कैसा है, पोजिशन में भी है, पेशेंट का क्या अभी हालत है। अगर होगा कुछ लोग तो हम देखेंगे उस चीज़ को, अदरवाइज उसको मतलब लोग फिर डिस्चार्ज करेंगे। देख लेते हैं पहले। ऐसे मामले में अगर जो लापरवाह जो कर्मी है उस पर क्या कुछ 5 घंटा 6 घंटा बीत चुका है। पहले हम थोड़ा देखेंगे इस चीज़ को, हम देख नहीं पाए इस चीज़ को अभी। हम देख लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं।
6 घंटे बीतने के बाद भी वह मरीज अब तक इमरजेंसी वार्ड में ही पड़ा हुआ है। हालांकि पूरे मामले को न्यूज़ 18 के द्वारा सिविल सर्जन के संज्ञान में लाने के बाद उन्होंने उचित इलाज करने की बात कही है। हालांकि अब यह व्यवस्था कब तक सुदृढ़ हो पाती है यह देखने लायक होगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र के कोदमरी चौक में वंदना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स के में हुई लगभग 30 लाख की चोरी के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे व्यापारियों में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में व्यापारी और जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने बैठक की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 7 जनवरी तक गिरफ्तारी नहीं होती तो 8 जनवरी को सभी दुकानें बंद रखेंगे। 5 दिन के अंदर यदि घटना का उद्भेदन नहीं होता है तो 6ठा दिन में कोदमबरी बाजार बंद रहेगा और 7वें दिन में कोदमबरी चौक गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। अभी हम लोग वहां सभी साथियों ने बात को रखा। और जामनगर रिफाइनरी के 25 साल पूरे होने पर अनंत अंबानी ने कर्मचारी और परिवार के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान अनंत अंबानी ने कहा कि वे संकल्प लेते हैं और पिताजी को वचन देते हैं कि जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाएंगे। दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे 2 महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रिलायंस की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि यह रिलायंस की आत्मा है। यह हमारे दिलों में बहुत गहरा बसा हुआ है। अनंत की सेवा भूमि है जामनगर। Success of Reliance. For me today, it is heartwarming to have Mrs. Bhatt and Mrs. Malhotra here with us in the audience. Please join us in giving them a big round of applause. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।